तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई नो आप लोग 10th का अपना पहला बोर्ड देने जा रहे हो, क्लास 10th। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन वाला रहता है और ख़ास तौर पे सोशल के जो आपके चैप्टर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहते हैं। तो मेरा नाम है आशीष मंडराल और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको सोशल्स के चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे और साथ के साथ ये भी मेक श्योर करूँगा कि आपके ये जो इतने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं कई सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, तो ये सारे चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दूँ और प्लस आपको जो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत फिजूल का दिया है वो हटा के इतना शॉर्ट में इतना क्रिस्प पढ़ाऊँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और आप ये सिर्फ अगर वीडियो देख के भी चले जाओगे तो आपको एग्जाम में काम हो जाए। ठीक है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तब भी बहुत अच्छा है, पर एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। बट एक चीज़ और है साथ के साथ, ये वीडियो सारा कवर कर देगा, तो अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तब भी आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने जो फिजूल की चीज़ें, फालतू वाली चीज़ें, वो मेक श्योर किया है कि हट जाए और मेन चीज़ कवर की है। और मैं कोशिश करूँगा ये चैप्टर को मैं अंडर 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर खत्म कर दूँ, ताकि 40 मिनट में आपका हिस्ट्री का एक बड़ा चैप्टर जो आपको दिन ले लेता है कई बार पढ़ने में, वो खत्म हो जाए। और मैं मेक श्योर करूँगा तुम्हें बोरियत भी ना आए। सबसे पहले बेटा तुम्हारे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले जो तुमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था नेशनलिज्म इन यूरोप, और वहाँ पे हमने देखा था कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म, दैट इज़ देशभक्ति की भावना कैसे आती है। सेम यूरोप से नेशनलिज्म ट्रैवल करके आता है इंडिया में, और यहाँ मैं तुम्हें बताऊँगा इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आता है। तो नेशनलिज्म जो इंडिया में राइज़ करता है ना बेटा, इंडिया में नेशनलिज्म का जो राइज़ होता है वो एक बहुत लंबा स्ट्रगल था। ठीक है? और इसमें हमें यूनिटी, स्ट्रगल दोनों देखने को मिलता है। बहुत लंबी जर्नी थी और इंडिया में जो तुम्हारा नेशनलिज्म हम लोग डिमांड कर रहे थे, वो किसके अगेंस्ट में डिमांड कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए क्लियर कर दूं कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म बेटा तुम्हारी एक लव की फीलिंग है, प्राइड की फीलिंग है, लॉयल्टी की फीलिंग है अपने खुद के देश के प्रति। तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव, प्राइड एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस नेशन। अब नेशनलिज्म हमें देता क्या है बेटा, अगर हम अपने देश के प्रति लव, प्राइड और लॉयल्टी रखेंगे तो हम हमारे अंदर क्या आएगी बेटा, यूनिटी आएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारी एक पहचान है हमारा देश। तो इसीलिए इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी। अब ब्रिटिश रूल के दौरान जो तुम्हारे इंडियंस थे ना बेटा, ये स्टार्ट करते हैं एक ऐसी फीलिंग जिसमें ये बोलते हैं कि इंडिया जो है ना हमारा खुद का एक नेशन है, और ये लोग चाहते थे फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जो नेशनलिज्म था इंडिया में हल्के हल्के ग्रो करता है 19th सेंचुरी में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है 20th सेंचुरी के अंदर जाके। चलो, अब मैं तुम्हें अगली चीज़ बताता हूँ कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे डेवलप करता है। इंडिया के अंदर नेशनलिज्म डेवलप करता है तुम्हारा 19th सेंचुरी में, याद रखना। ठीक है। फिर तुम्हारा अगली जो चीज़ निकल के आती है कि कई तुम्हारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, वो हेल्प करते हैं इंडिया में नेशनलिस्ट आइडियाज़ को फैलने के लिए। तीसरा पॉइंट तुम्हारा निकल के आता है कि उस समय के जो तुम्हारे न्यूज़पेपर थे और उस समय की जो एजुकेशन थी, एजुकेशन और न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ के साथ जो इंडियंस थे वो स्टार्ट कर देते हैं क्रिटिसाइज करना ब्रिटिश को और ब्रिटिश की पॉलिसीज को। किस चीज़ के अगेंस्ट? जो उनके अनजस्ट एक्शन थे, जो हम पे टैक्स वैक्स लगा रहे हैं ना, हमारी ज़मीनें हड़प ली है ना, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स उनको जेल में डाल रही है, इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो ग्रुप के लोग थे, काफ़ी सारे अलग अलग लोग ज्वाइन करते हैं और फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बन जाते हैं। राइट। तो इतना याद रखा कि नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर था वो एकदम से नहीं आता, सडन नहीं था, बल्कि स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी ईयर में जाके डेवलप होता है। अब मैं तुम्हें अलग-अलग ग्रुप्स का एक बार रोल बताता हूँ थोड़ा-सा। जैसे कि तुम्हारे जो लीडर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये लीडर्स तुम्हारे लोगों को इंस्पायर करते थे। तो सबसे पहले जो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि अलग-अलग लोगों का क्या रोल रहा, तो तुम सबसे पहले लिखोगे लीडर्स का रोल। तो लीडर जैसे कि तुम्हारे जो मैंने नाम बताया, लोगों को इंस्पायर करते हैं। फिर दूसरा तुम्हारा रोल रहता है पीजेंट्स और वर्कर्स का। ये लोग क्या करते हैं बेटा, किसान और जो तुम्हारे वर्कर्स वगैरह हैं, ये तुम्हारे मूवमेंट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, जैसे कि तुम्हारा इंडिगो रिवॉल्ट हो गया, राइट। तुम्हारा खेड़ा में एक सत्याग्रह ज्वाइन कर लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन करने का काम करते हैं तुम्हारे पीजेंट्स एंड वर्कर्स। फिर औरतों का क्या रोल था, वुमेन का क्या रोल था। अब तुम्हारी जो वुमेन्स है, जैसे कि तुम्हारी एनी बेसेंट हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो गई, ये भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है। अगला रोल तुम्हारा स्टूडेंट और यूथ का था, तुम जैसे लोगों का। ठीक है। तो तुम्हारे जो स्टूडेंट और यूथ थी ये भी पार्टिसिपेट करती है प्रोटेस्ट वगैरह में, बॉयकॉट्स में और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में, तो उनका रोल ये था। साथ के साथ जो तुम्हारे ट्राइबल लोग थे ना बेटा, तो ट्राइबल लोग क्या क्या करते थे, तुम्हारे संथल, मतलब संथल एक ट्राइब का नाम है। तो ये ट्राइब रिवोल्ट करती है। मुंडा रिवोल्ट, मुंडा भी एक ट्राइब का नाम था। ठीक है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, जब रिवोल्ट करते हैं तो ये लोग भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये दिखाते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद देम। चलो, मूविंग फॉरवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले 1885,
इस दिन क्या होता है, जो तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आज की डेट में देखते हो, स्टार्टिंग जो कांग्रेस पार्टी की हुई थी वो इसी डेट पे हुई थी, याद रखना। इसको जो बनाने वाले इसके पहले हेड थे उनका नाम एओ ह्यूम्स था, बस ये याद रखना, एओ ह्यूम्स। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, एओ ह्यूम्स इसका आंसर है। फिर 1905 में क्या होता है, जो तुम्हारा बंगाल का स्टेट है ना बेटा, ये बंगाल का पार्टीशन, बंगाल दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उस समय पे बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल ऐसे दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहले बंगाल एक ही था, तो बांग्लादेश का नाम सुनते होगे, वो भी तुम्हारा बंगाल के डिवीजन के बाद बन के गया है। फिर एक और इवेंट होता है मेजर, 1919 1919 की डेट याद रखना, इस दिन होता है तुम्हारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जब तुम्हारा जो ये पंजाब का जलियांवाला बाग है, वहां पे हजारों लोगों को, है ना, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, उनका मैसेकेयर, कत्लेआम कर देते हैं, याद रखना। इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सैड हो जाते हैं। फिर अगला जो इवेंट है वो है 1930, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट मार्च होता है, यानी कि दांडी मार्च होता है, जब गांधी जी जाते हैं और क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनाना, अब तुम देखो दांडी मार्च सॉल्ट बनाना कैसे रिलेट कर रहा है। देखो उस समय ना अंग्रेजों का एक कानून था कि जो नमक था ना, जो सॉल्ट था, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स बना सकते हैं, और सॉल्ट पे टैक्स भी लगाया हुआ था। जबकि जो सॉल्ट था वो तो इंडिया में ही बन रहा था, तो उसमें टैक्स लगाने का कोई सेंस नहीं था, और सॉल्ट बहुत ज्यादा नेचर के ऊपर मौजूद था, कोई भी बना सकता था। और सॉल्ट हर किसी को चाहिए भी होता था, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी रिलीजन का हो। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी सॉल्ट के मुद्दे को उठाते हैं और सॉल्ट मार्च करते हैं। इसमें गांधी जी अंग्रेजों को बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने आश्रम से निकल के, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, जाके नमक बनाऊंगा, और अंग्रेजों के क्या जो रूल है उसको डिसोबे करूंगा, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 में आता है तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट। जब तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पे अंग्रेज भी लड़ रहे थे, और इंडियंस को लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम था कि अब अंग्रेज वैसे भी वर्ल्ड वॉर में क्या वैसे ही दूसरे कंट्री से लड़ रहे हैं, और अगर इसी टाइम पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये शायद इंडिया छोड़ सकते हैं। इसलिए इस समय पे गांधी जी एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई, गांधी जी देते हैं, राइट। तो इसी को कहते हैं हम तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट, जब अंग्रेजों को फोर्स किया जा रहा था कि उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। और फिर आगे आगे 1947 में इंडिया हो जाता है बेटा तुम्हारा इंडिपेंडेंट। अब मैं तुम्हें बताऊं कि क्या आइडियाज, क्या थॉट इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को इंस्पायर करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे जो लिबरल आइडियाज तुम देखते होगे, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, जो फ्रांस में भी था, ये आइडियाज इंस्पायर करते हैं कि फ्रीडम इक्वालिटी है ना, इसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। फिर तुम्हारा 1857 में, जो तुमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है ना, तो ये तुम्हारा वो ईयर 1857 में, जब इंडिया के जो पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, मतलब पहले जो फ्रीडम फाइटर थे, जो सबसे पहले 1857 में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये चीज़ भी तुम्हारा क्या करती है, लोगों को इंस्पायर करती है। यहाँ पे याद रखना 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। फिर राइटिंग्स तुम्हें देखने को मिलती है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, जो भी तुम बोलोगे, ठीक है, ये याद रखना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वंदे मातरम लिखने का काम करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन, ये याद रखना। भारतेंदु हरीशचंद्र वगैरह, ये जो तुम्हारे लोग थे, ये इंस्पायर करते हैं। साथ के साथ जो तुम्हारा वंदे मातरम, जो हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है और जो स्लोगन भी है, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है लोगों को, और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को अवेक कर देता है। अच्छा, तो ये देख लो बेटा तुम्हारा एक और जो अगला निकल के आ रहा है इवेंट, ये है कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म सक्सीड क्यों होता है, राइट। तो सबसे पहली जो चीज़ निकल के आती है कि इंडिया में जो हमें लोग देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग रीजन से, रिलीजन से, लैंग्वेज फॉलो करने वाले थे उस टाइम पे, एक साथ हो जाते, एकजुट हो जाते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ हो जाएंगे तो नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना है, वो सक्सेसफुल हो ही जाएगी। अगला क्या होता है बेटा, उस समय की जो लीडरशिप थी, जो समय के बड़े बड़े लीडर थे, वो लोगों को यूनाइट करने का, लोगों को एक करने का काम किया करते थे। बहुत ज़्यादा पीसफुल मेथड ये लोग यूज़ किया करते थे, जैसे कि तुम्हारा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, राइट। और ये इस मूवमेंट को स्ट्रांग बना देता है। और यहाँ तक कि तुम्हारे जो पीपल थे, उस समय के जो लोग थे, वो हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे अपनी फ्रीडम के लिए। इसलिए अगर मैं आपको बोलूँ, जो तुम्हारा ड्रीम था फ्री इंडिया का, वही हर किसी को मोटिवेट करता है, वही हर किसी को क्या करता है, मोटिवेट करता है उस टाइम पे जाके। चलिए अब एक फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ था। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ये क्या करते थे, हमें एक्सप्लॉइट किया करते थे। हमारे लिए कानून बहुत ज़्यादा अनफेयर थे, इकोनॉमी हमारी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे लिए साथ ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। अब होता क्या है, इन सब के साथ साथ हमारा जो नेशनलिज्म की भावना थी वो जाग जाती है।
राइट? तो जब हमारे साथ इतना गलत होता है तो हमारी नेशनलिज्म की भावना जागती है और हम लोग सोशल रिफॉर्म वगैरह करते हैं, हम लोग एजुकेशन वगैरह स्प्रेड करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में लिखते हैं इसके बारे में, पब्लिक में मीटिंग करते हैं, राइट? फिर तुम्हारा क्या होता है, हम लोग मास मूवमेंट वगैरह भी करते हैं। मास मूवमेंट का मतलब है हम लोग क्या, भीड़ इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, सत्याग्रह करते हैं और इसी के कारण तुम्हारा इंडिया लास्ट में फ्री हो जाता है। ठीक। अब थोड़ा एक चीज़ याद रखना है, एनसीईआरटी की पॉइंट क्या है, इंडिया तुम्हारी जो इंडिया में नेशनलिज्म है वो इमर्ज होता है 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में खास तौर पे। इंडिया को फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी। इंडिया की फ्रीडम के लिए अलग-अलग ग्रुप्स कंट्रीब्यूट करते हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट घटते हैं एक साथ जो इंडिया की नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फाइनली इंडिया 1947 में जाके इंडिपेंडेंट हो जाता है। डोंट वरी, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं देखने को तुम्हें मिल रही है, ये सारी मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है? ये पीडीएफ के ज़रिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बस यहाँ कुछ डेट याद रख लो, 1885 में तुम्हारी कांग्रेस बनती है, 1905 में तुम्हारा बंगाल का पार्टीशन होता है, 1999 में जलियांवाला बाग का मैसेकियर होता है, 1930 में सॉल्ट मार्च होता है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है और इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है 1947 में। ये डेट याद रखना। चलो अगला। अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी तक मैं तुम्हें समरी दी, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे होती है। तो ये याद रखना बेटा कि इंडिया के अंदर जो 20th सेंचुरी का मतलब 1900 टाइम की बात कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हें सेंचुरी बोलूंगा ना बेटा, सेंचुरी से 100 साल पीछे चले जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा साल चल रहा था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 20th सेंचुरी मतलब 1900, 1901, 1910, 1920, इन सालों की बात कर रहा हूँ, 47 से पहले पहले। तो पहले के जो दो डिकेड है 1910 तक और 1920 तक इंडिया में नेशनलिज्म की बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो काम होता है वो होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल हमारे देश इंडिया का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस बंगाल को डिसाइड करते हैं अंग्रेज की इसका पार्टीशन कर देंगे, इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो जब ऐसा होता है तो बेटा इस टाइम पे लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय के जो तुम्हारे वाइसरॉय थे उनका नाम याद रखना बेटा, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। नाम याद रखना, उनका नाम क्या था बेटा, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। जो तुम्हारे उस समय के वाइसरॉय हुआ करते थे ये बंगाल का तुम्हारा पार्टीशन कर देते हैं। ये रीजन ये देते हैं कि बंगाल का पार्टीशन करके जो उस पे प्रशासन हम लोग करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो आसान बन जाएगा। और जबकि रियल रीजन ये था कि वहाँ के लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल के अंदर सबसे पहले देशभक्ति की भावना आई थी। मैंने तुम्हें बताया ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन, इतनी ज्यादा देशभक्ति थी वहाँ के जो लोग हुआ करते थे। तो इसीलिए इनको अलग करना इन लोगों ने अच्छा समझे अंग्रेजों ने। रियल रीजन ये था, ऑफिशियल रीजन तुम्हारा ये हुआ करता था। फिर बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया, ईस्ट बंगाल जो कि ईस्ट बंगाल और असम जहाँ पे तुम्हारी मुस्लिम पॉपुलेशन थी ज्यादातर, और वेस्ट बंगाल जहाँ पे तुम्हारी मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी। और लोग इस फैसले के पुरजोर बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली देवर अगेंस्ट, ये याद रखना, राइट। फिर अगला मैं आपको बताऊं थोड़ा सा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अब देखना, जब तुम्हारा बंगाल का पार्टीशन होता है तो ये टाइम पे लोग भड़क जाते हैं और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कभी स्वदेशी मूवमेंट में याद रखना आएगा तो क्या लिखोगे सबसे पहले, कि बंगाल के पार्टीशन के कारण लोग थोड़ा सा भड़क जाते हैं और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब स्वदेशी का मतलब क्या था, स्वदेशी का मतलब था हमारी खुद की कंट्री का। तो लोग क्या करते हैं इसमें, इंडिया के बने हुए सामान को यूज करना स्टार्ट करते हैं और फॉरेन के गुड्स को वो लोग बॉयकॉट कर देते हैं। और यहाँ तक कि बेटा फॉरेन, जैसे तुम होली वगैरह होलिका जलाते हो ना, ठीक है, लोहड़ी वगैरह में क्या करते हो, लकड़ियाँ वगैरह जलाते हो, तो वैसी बॉन फायर वगैरह टाइप की जला दी जाती थी फॉरेन क्लोथ्स की, राइट। और नेशनलिज्म, नेशनल एजुकेशन वगैरह जो थी तुम्हारी, नेशनल एजुकेशन में भी तुम्हारा प्रमोट किया जाता था, भारत की इंडस्ट्रीज को, भारत की लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाता था। इस टाइम पे तुम्हारे कुछ मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलते हैं। जो तुम्हारा सबसे पहला था वंदे मातरम, इसी टाइम पे देखने को मिलता है। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ये तुम्हें मूवमेंट देखने को मिलता है। स्लोगन अगर मेंशन करोगे तुम्हारा आंसर और अट्रैक्टिव लगेगा, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलता है उस टाइम पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस समय पे जो लीडर्स थे उनका क्या रोल था। बंगाल के पार्टीशन वगैरह के टाइम पे जो लीडर्स हुआ करते जो इसके अगेंस्ट में थे, स्वदेशी मूवमेंट के जो लीडर थे उनका क्या रोल था। इस समय पे लीडर थे तुम्हारे, जैसे तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे, बिपिन चंद्र पाल हुआ करते थे, लाला लाजपत राय हुआ करते थे और अरविंदो घोष हुआ करते थे। याद रखना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को तो एक साथ लाल बाल पाल बोला भी जाता है। तो ये तुम्हारे नेशनलिस्ट आइडियाज को समय पे फैलाते अपने स्पीचेस के दौरान, स्पीचेस से या न्यूज़पेपर वगैरह से या राइटिंग से। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक, जो तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक है, ये एक बार कह भी देते हैं कि स्वराज जो है ना मेरा बर्थ राइट है। ये याद रखना, कई बार पूछा था कि किसने कहा था, तो स्वराज जो है ना वो मेरा बर्थ राइट है, मुझे जन्म से ही मिला है और मुझे मिल के रहेगा। ये इनकरेज करता है लोगों को कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेके प्राउड रहे। ये याद रखना, लीडर्स का ये रोल होता है।
तो इसीलिए इंडिया के जो लीडर्स थे वो हमेशा स्वराज, सेल्फ रूल मतलब खुद के रूल की बात करते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट और यूनिटी की बात करते थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया करते थे और स्वदेशी गुड्स का यूज़ किया करते थे। अब थोड़ा मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं आपको होम रूल मूवमेंट के बारे में एक बार बता देता हूँ। ये क्या था? तो जो आपका होम रूल मूवमेंट था इसको स्टार्ट करते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक और कहाँ स्टार्ट करते हैं? महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट करती है इसको स्टार्ट दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में। इसका मेन जो एम था होम रूल का वो ये था कि इंडिया के अंदर जो घर का रूल है, होम रूल मतलब सेल्फ रूल लेके आ जाए, इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट लेके आ जाए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। तो अंग्रेजों के अंदर ही हम लोग सेल्फ गवर्न रहे, मतलब अपने आप को खुद गवर्न करें, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था होम रूल का, याद रखना। फिर तुम्हारा क्या करते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे उनको यूनाइट करने का काम कर देते हैं, उनको एक करने का काम कर देते हैं और काफ़ी सारी लीग्स, काफ़ी सारे ग्रुप वगैरह फॉर्म होते हैं इस टाइम पर और काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, नोट करो एक बार दोबारा से देखना पॉज करके। तो ये लोगों को प्रिपेयर कर देते हैं एक ग्राउंड बनाने के लिए, मतलब एक ग्रुप बनाने के लिए, एक मूवमेंट बनाने के लिए, जिससे ये नेशनल मूवमेंट में पार्ट ले सके। इस टाइम पे एक स्लोगन भी दिया जाता है, होम रूल इज आर राइट एंड वी शैल हैव इट। थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। जो अगला टॉपिक है वो निकल के आता है लखनऊ पैक्ट, ये भी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी, राइट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, राइट, ये दोनों नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हाथ मिलाती है लखनऊ पैक्ट में, राइट। जैसे एक और एक 11 होता तो 11वां तुम्हारा क्या है? लखनऊ पैक्ट है 1916, राइट। ये जो तुम्हारा पैक्ट था उस टाइम पे, इसमें एग्रीमेंट होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और दोनों डिमांड करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, और ये भी मान लेते हैं उस टाइम पे कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, मतलब मुस्लिम्स के इलेक्शन अलग होंगे और हिंदू के इलेक्शन अलग होंगे। और ये चीज तुम्हारा दर्शा रही, जो कि एग्रीमेंट पे आ गया ना, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये लोग दर्शाते थे। हुआ क्या अब इससे? यूनिटी लेके आते लीडर्स के बीच में और नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ मिल गई। पहली चीज ये निकल के आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अब हल्का सा बता देता हूँ। पहली वर्ल्ड वॉर होता क्या है? तुम्हारी पहली वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज आपस में लड़ी है। तो पहली वर्ल्ड वॉर तुम्हारी स्टार्ट होती है बेटा 1914 में, और ब्रिटिश क्या करते हैं, इंडियंस को लेके जाते हैं उस समय पे अपनी तरफ से लड़ने के लिए, अपनी सेना में लड़ने के लिए, और उनसे कहते हैं कि आगे जाके वो बदलाव ले आएंगे थोड़े से। इंडियंस भी ये सोचते हैं कि आगे जाके हमें सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी वॉर के बाद, और कई इंडियंस हमारे ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते हैं। इस वॉर से क्या होता है, इंडियंस के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है, और जब इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है तो इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्यों अनरेस्ट आ जाता है? क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाते हैं गुड्स के, टैक्सेस बढ़ा देती है फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि जब प्राइस बढ़ गया है तो प्राइस कहीं से तो निकालेंगे, टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे। साथ के साथ लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं अंग्रेजों से, तो ये चीज़ देखने को मिलती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, इसलिए लोग नाखुश थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्लो चार्ट है, इसमें मैंने बता दिया कि नेशनलिज्म कैसे फ्लो करता है, कैसे बनता है। एक बार ढंग से देख लेना, ये सारे मूवमेंट मैंने तुम्हें बता दिए हैं, एक बार इसको ध्यान से देखना फिर से। इंपॉर्टेंट डेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है, 1905 से लेकर 1908 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट, 1916 में होम रूल मूवमेंट तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, 1916 के अंदर तुम्हारा होम रूल मूवमेंट जाके स्टार्ट हो जाता है। फिर वही मैं अगर आपको बताऊं बेटा, लखनऊ पैक्ट तुम्हारा 1916 में साइन हो रहा है, और पहली वर्ल्ड वॉर तुम्हारी 1914 में हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। एक और डेटा तुम्हारा निकल के आता है 1905 से लेकर 1970 तक इंडिया में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो हो जाता है और स्वदेशी गुड्स वगैरह का लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस ये याद रखना। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजों के अगेंस्ट जो हमने स्ट्रगल किया उसके बारे में। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी चीज़ निकल के आ रही है, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे यहाँ पे अभी निकल के आ रहा है, वो तुम्हारा ये निकल के आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा स्ट्रगल था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। और कैसे बढ़ता है ये देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा एक रॉलेट एक्ट। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद अंग्रेज 1919 में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, कानून लेके आते हैं। उस कानून का नाम था तुम्हारा रॉलेट एक्ट 1919 में, और ये कानून तुम्हारा अंग्रेज पास करते हैं 1919 के अंदर। और ये कानून में गलत क्या था, ये कानून अंग्रेजों की जो सरकार थी ना उसको बहुत ज्यादा पावर दे देती है, और इतनी पावर देती है कि अंग्रेज लोग इंडियंस को बिना किसी ट्रायल के, बिना उनकी कोर्ट में पेशी के उनको अरेस्ट कर सकते थे। और महात्मा गांधी इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक एक्ट। और जब ये इतना गंदा एक्ट था तो कंट्री में पूरा इसके अगेंस्ट क्या होते हैं, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको बोला जाता है कि ब्लैक एक्ट था। क्योंकि ब्लैक एक्ट, काला कानून क्यों बोला गया? क्योंकि इंसानों के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक जो राइट्स हैं, फ्रीडम जो इंसानों को चाहिए होती है ना, वही इसने इंसानों से छीन ली थी। चलो,
अब रॉलेक्ट एक्ट जो होता है, एक इंस्टेंस से दूसरा इंस्टेंस होता है। 1990 में जब रॉलेक्ट एक्ट आया, उसी का तुम्हें एक रिजल्ट देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग मैसेकर। होता क्या है, जो तुम्हारे जलियांवाला बाग में क्या होता है, पहले मैं उसको बताने से पहले रॉलेक्ट एक्ट तुम समझ गए हो क्या होता है। रॉलेक्ट एक्ट से ना बहुत ज्यादा लोग नाखुश थे और इसके अगेंस्ट में आवाज वगैरह भी उठाना चाह रहे थे। गांधी जी तो एक सत्याग्रह भी करना चाह रहे थे, बट असल में अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली क्रॉस करने से रोक दिया, तो गांधी जी कभी पंजाब अमृतसर आ नहीं पाते हैं। तो अब होता ये है कि जो तुम्हारा जलियांवाला बाग का एरिया है, वहां पे जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। जलियांवाला बाग तुम्हारा अमृतसर में एक बाग टाइप का, एक पार्क टाइप का है, और वहां पे बैसाखी के दिन पे लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक मेला वगैरह लगता है ना, उसमें बैठे थे। अच्छा, अब वहां पे लगा होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब है कोई बाहर नहीं निकलेगा, वरना उसको गोली, शूट एट साइड तक के भी ऑर्डर रहते हैं, बट पहले वॉर्न वगैरह करना होता है। ठीक है, तो ये गलत तो किया अंग्रेजों ने। तो जनरल डायर वहां पे एंटर कर जाते हैं जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग के साथ बेटा एक चीज थी कि वहां पे एक ही एंट्रेंस थी और वो बहुत छोटी थी। उसके एंट्रेंस को भी वो लोग टैंक से, तोपों से ब्लॉक कर देते हैं। और जनरल डायर बोलते हैं अपने सोल्जर्स को कि इनके ऊपर ओपन फायर कर दो, मतलब इनको मार दो। और ये अनआर्म्ड क्राउड था, इसके पास कोई हथियार नहीं था, उनको मारा गया, कुएं के कुएं भर के हजारों लोगों, 100 लोगों को मार दिया गया, काफी इंजर्ड भी थे। और इससे पूरा देश शौक हो जाता है कि बेकसूरों को मार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर तो बेटा इतना ज्यादा इससे नाराज थे, उदास थे कि नाइटहुड, जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है वैसे अंग्रेज लोग नाइटहुड देते हैं। वो रविन्द्रनाथ टैगोर को बुला था, तो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, वो नाइटहुड ही वापस कर दिया अपना। तो ये इंसिडेंट से जो इंडियंस थे उनको पता लग गया कि असली चेहरा क्या है इन अंग्रेजों का, ये जो इतना अच्छा बन रहे हैं ये असल में कैसे हैं। राइट। फिर तुम्हारा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी से तुम्हारा अगला किस्सा आता है। जलियांवाला बाग जब हो जाता है तो गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। गांधी जी कहते हैं कि अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि मैं अपना एक अगला मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, और इसी मूवमेंट का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगेन, ये जितनी मैं तुम्हें हेडिंग बनाई है इन सारी हेडिंग से अकेला इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। तुम सिर्फ पढ़ने के बाद अगर इतना भी देख लोगे, या तुम इतना ही पढ़ के जाओगे और आंसर तुम एक्सपेंड करने करके लिख के आने की तुम्हारे अंदर कला है, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। तो ये जो तुम्हारा मूवमेंट था, ये गांधी जी लॉन्च करते हैं 1920 में। जब जलियांवाला बाग हो जाता है, गांधी जी उससे अच्छा खासा गुस्साए थे, उनको दिखता है कि लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रेस है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस चीज को यूज करने की। तो महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं एक मूवमेंट, जो कि था तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी और जलियांवाला बाग का जो मैसेकेयर था और जो खिलाफत इशू था। अब खिलाफत इशू क्या था, खिलाफत इशू ये था बेसिकली वर्ल्ड वॉर जो तुम्हारी वन थी ना, उसमें ऑटोमन एम्पायर, जो कि मुस्लिम्स का एम्पायर हुआ करता है, इसके ऊपर खलीफा जो उनका मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड हुआ करता था, वो रूल किया करता था। तो वर्ल्ड वॉर वन हारने के बाद तुम्हारा क्या होता है, जो आपका खलीफा था उसको हटाने की बात कर रहे थे अंग्रेज, और किसी भी धर्म का अगर जो तुम्हारा चीफ है वो हट जाए तो उस धर्म के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। तो असल में हुआ क्या है, जो इंडिया के मुस्लिम थे वो इस चीज के अगेंस्ट थे कि खिलाफ जो खलीफा है उसको हटाया नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट। और गांधी जी को लगता है कि कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल इंडिया में तब होगा, उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इंडिया में सक्सेसफुल तब होगा जब हर तबके के, हर रिलीजन के लोग जुड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसलिए गांधी जी सपोर्ट करते हैं किसे, मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो भाई थे, तो खिलाफत मूवमेंट के हेड थे। तो गांधी जी इनसे कहते हैं कि वी विल सपोर्ट यू, बदले में तुम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करना। तो ये आप करते क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में होता है क्या, क्वेश्चन में कभी पूछा आता है। नॉन कॉपरेशन में गांधी जी कहते हैं कि हम इंडियंस अंग्रेजों के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेज हम पे रूल कर पा रहे हैं। अगर हम अपना कॉपरेशन बंद कर देंगे, इफ विल नॉट कॉपरेट, नॉन कॉपरेट, तो अंग्रेज भी चले जाएंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कॉपरेट ना करने के लिए अंग्रेजों के गुड्स को बॉयकॉट करते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल, गवर्नमेंट के कॉलेज वगैरह को छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन देते हैं, खादी को प्रमोट करते हैं उस टाइम पे। और ये इंडिया का पहला मास मूवमेंट था, इतने बड़े स्केल का मूवमेंट था। अब खिलाफत इशू क्या था दिया हुआ है, इंडिया के मुस्लिम इस बात से हर्ट हो जाते हैं कि ब्रिटिश जो लोग थे वो तुर्की का जो खलीफा था, जो रिलीजियस हेड है, उसके अगेंस्ट थे, उसी के अगेंस्ट में मूवमेंट होता है, उसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। थोड़ा अगला देख लो बेटा, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये क्या था, ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तुम्हारे महात्मा गांधी कब, 1930 में। और गांधी जी इस मूवमेंट में क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ जो था ना उसको तोड़ देते हैं। अब ये सॉल्ट लॉ क्यों था बेटा, सॉल्ट लॉ मतलब देखो यार, नमक तो हमारे देश में बन रहा है और हमारे पास बहुत सारा है, तो हम भी तो बना सकते हैं, हम भी तो ले सकते हैं, नमक यूज करते हैं, कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट अंग्रेज क्या करते थे बेटा, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया, तो अंग्रेजों ने ये भी कर दिया था कि नमक सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे। तो गांधी जी इस बात से खासा नाखुश थे। अब क्यों सॉल्ट ही क्यों लिया गांधी जी ने ये मूवमेंट करने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के लिए। हुआ क्या बेटा, असल में कि जो सॉल्ट था ना वो रिच और पुअर हर इंसान यूज करता था, और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगाया करते थे सॉल्ट के ऊपर, जो कि अनजस्ट था। इसीलिए तुम्हारा गांधी जी सॉल्ट को यूज करते हैं एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। राइट। तो गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस के दौरान क्या करते हैं, अपने आश्रम से निकलते हैं, मार्च करते हैं और डांडी नाम की एक जगह पे जाके सॉल्ट बना देते हैं। राइट। और
क्या करते हैं बेटा, समुद्र के पानी से सॉल्ट बना के जो अंग्रेजों का नियम था, जो कानून था, उसको तोड़ देते, उसको डिसोबे कर देते हैं, इसलिए इसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। और लोग भी क्या करते हैं, जो बाकी अनजस्ट लॉज थे सॉल्ट लॉ की तरह, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, उसको मानना मना कर देते हैं। काफी सारे प्रोटेस्ट होते हैं इसके खिलाफ, बॉयकॉट होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, और काफी लीडर को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और ये मूवमेंट तुम्हारा ऑल ओवर द इंडिया फैल जाता है उस टाइम पे, ठीक है। फिर और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे, याद रखना। 1927 में साइमन कमीशन बनती है। साइमन कमीशन तुम्हें याद होगा, साइमन कमीशन तो भगत सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, ये इसके बहुत ज़्यादा पुरज़ोर थे, खिलाफ थे, ठीक है। होता क्या है, इंडिया में क्या रिफॉर्म होने चाहिए 1919 के जलियांवाला बाग वगैरह के बाद में, ये चीज़ों को देखने के लिए अंग्रेज लोग इंडिया में कमीशन बैठाते हैं, और दिक्कत ये हो जाती है कि उस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं होता है, और ये सजेशन इंडिया पे ले रहे थे। तो इस चीज़ के ऐसा है ना, जो ये तुम्हारे सजेशन वगैरह देते हैं, इसके अगेंस्ट में इंडियंस थे, और कहते हैं साइमन गो बैक, क्यों? क्योंकि एक भी इंडियन नहीं है, तो इंडिया के बारे में कैसे बना रहे हो आप? साथ के साथ 1929 में तुम्हारा लाहौर सेशन, याद रखना बेटा, 1990 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, 1929 के लाहौर सेशन में ही कांग्रेस जो थी पूर्ण स्वराज की डिमांड करती है। लाहौर में पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करती है। उससे पहले तुमने होम रूल में देखा था ना, कि इंडियंस कह रहे थे कि हाँ, ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट हमारे पास अपना थोड़ा सा डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए ना, हमारे पास हमारा थोड़ा सेल्फ रूल होना चाहिए। बट यहाँ पे तुम्हारे ये कह रहे हैं कि क्या, लाहौर सेशन में कांग्रेस बोल रही है कि पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें चाहिए कि अंग्रेज ही हमारे वहां से चले जाए। 1930 में अगेन तुम्हें पता है दांडी मार्च होता है, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 31 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। इसमें होता क्या असल में, जो तुम्हारे ये सॉल्ट मार्च के दौरान ना, जो तुम्हारे लोगों को पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि सॉल्ट मार्च के दौरान जितने भी लोग अरेस्ट हुए उनको तुम फ्री कर दो, बदले में जो अंग्रेज लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके एक मीटिंग कर रहे थे, इसमें सारे जितने भी लीडर वगैरह थे वो आ रहे थे, और वो डिसाइड कर रहे थे कि क्या कैसे बात करनी है, टॉक वगैरह कर रहे थे वो लोग, ठीक है, कि आगे क्या फैसले लेने। तो गांधी जी उसमें जाने से एग्री कर देते हैं, गांधी जी कहते ठीक है मैं जाऊंगा, बट मेरे जितने भी प्रिजनर वगैरह तुमने अरेस्ट किए ना मूवमेंट से, उनको आजाद कर दो। 1932 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय पे पूना पैक्ट साइन होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। पूना पैक्ट इसलिए बोलते हैं, इसमें अंबेडकर जी एग्री कर जाते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब हमें एससी और एसटीज के लिए अलग से चुनाव नहीं करवाने हैं, और बस उनको आप रिजर्वेशन दे दो, ठीक है, और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर लो। 1942 में तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी डू और डाई की डिमांड होती है। डू और डाई का स्लोगन तुम्हारे महात्मा गांधी देते हैं, याद रखना। लगता नहीं है ना गांधी जी डू और डाई जैसे ऐसी 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 कोई बात करेंगे, बट गांधी जी ही थे, ठीक है, उस टाइम पे गांधी जी कहते हैं डू या डाई, करो या मरो इस टाइम पे, राइट। अब देखो, फिर तुम्हारे 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी होती है, इंडियन नेवी में बहुत सारे लोगों को मारते हैं, और 1947 में अगर तुमसे बोलूं तो तुम्हारा फ्रीडम तुम्हें मिल जाता है जाके, ठीक है। फिर थोड़ा-सा एक बार मैं अब एक और मूवमेंट के बारे में बताऊँगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इससे भी पूछा जाता है। तो ये तुम्हारा जो मूवमेंट था उसको लॉन्च करते हैं महात्मा गांधी, याद रखना, 8 अगस्त 1942 में। गांधी जी ही स्लोगन देते हैं डू और डाई, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें ये कहते हैं कि इमीडिएटली अंग्रेज़ का जो रूल है, अंग्रेज़ों का जो रूल है उसको एंड करो यार इंडिया से, छोड़ो अंग्रेज़ों, ठीक है। अब इसके साथ-साथ कई टॉप लीडर्स को इस बार अरेस्ट कर लिया जाता है। तो तुम्हारे जो नए यंग लीडर थे ना बेटा, वो लोग, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह, नेहरू वगैरह है ना, वो इस मूवमेंट की लीडरशिप उठाते हैं, और लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, साबोटाज वगैरह करते हैं, और ये बताते हैं कि इंडियन सब रेडी थे कंप्लीट फ्रीडम के लिए, और ये मूवमेंट ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला के रख देता है। फिर रेवोल्यूशनरीज का क्या रोल था, अब ये चीज बहुत ध्यान से देखना। रेवोल्यूशनरी बेटा वो लोग, रेवोल्यूशनरी कौन लोग हुआ करते हैं, ध्यान से देखना। रेवोल्यूशनरी बेटा वो लोग थे जो कि तुम्हारे मतलब लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके करेज, उनके सेक्रीफाइस, जैसे भगत सिंह जी, है ना, कितनी छोटी आयु में, राइट, कितनी यंग एज में उन्होंने क्या किया था, अपना बलिदान बलिदान दे दिया, है ना, अपने आप को देश के लिए क्या क्या मर मिट गए, राइट। तो ये वो लोग थे जो अपनी करेज से, अपने सेक्रीफाइस से, अपने त्याग से लोगों को इंस्पायर किया करते थे, उनको रेवोल्यूशनरी कहते थे। इसमें तुम्हारे भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, राजगुरु जी हो गए, और कई सारे लोग थे। ये मानते थे कि हमें रेवोल्यूशन से, हमें क्रांति चाहिए, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम लड़ेंगे नहीं सिस्टम से, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। फिर कल्चरल नेशनलिज्म क्या था, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई तुम्हारे लीडर और राइटर ये सोचते थे कि अगर हम अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे तभी तो हम देशभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तुम्हारे वो लोग थे जो तुम्हारे राइटर्स और आर्टिस्ट वगैरह नेशनल फीलिंग को बढ़ा रहे थे अपने वर्क से। इसमें तुम्हारे बंकिम चंद्र चटर्जी करके एक बहुत बड़े राइटर थे, और वो तुम्हारा वंदे मातरम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम कौन लिखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर तुम्हारे राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन अगेन, ठीक है, न्यूज़पेपर, सॉन्ग वगैरह, पोएम, प्लेज, ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। और इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन कौन से हैं? तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, साइमन गो बैक, डू और डाई, जय हिंद। ये सब अगर तुम लिखोगे इसमें कल्चरल नेशनलिज्म में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट?
थोड़ा-सा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा फ्लो चार्ट है, इसको एक बार ढंग से देखना कब कौन-सा यहाँ पे इंसिडेंस हुआ था, राइट? फिर थोड़ा-सा और अब आगे को बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या आइडियाज़ लोगों को इंस्पायर करते हैं नेशनल मूवमेंट के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे, तो नेशनलिज़्म था ना वो अलग-अलग तबकों के लोगों को, अलग-अलग रीजन और रिलीजन के लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंस्पायर कर देता है एक साथ आने के लिए, राइट? भले ही चाहे कहीं के भी क्यों ना हो। तो लोग तुम अपने आप को पहले क्या सोचने लगते हैं, इंडियन सोचने लगते हैं। तो सोशल एक इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो ये था कि लोग अपने आप को इंडियन सोच रहे थे। कास्ट वगैरह के जो बैरियर थे उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। औरतें भी अपने घर से बाहर आ रही थी और मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। और साथ के साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सारे लोग इंस्पायर भी करते हैं लोगों को कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पार्ट लें, सोसाइटी के वेलफेयर में पार्ट लें। ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि उस समय का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। सोसाइटी में तो इम्पैक्ट देखने को मिल गया कि सोसाइटी में क्या हुआ था नेशनल मूवमेंट के कारण। तो तुम्हारा क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसमें ये सब आएगा आंसर में। अब ध्यान से देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि उस समय जो फॉरेन गुड्स थे उसका बॉयकॉट ये लोग स्टार्ट कर देते हैं और स्वदेशी यानी इंडियन गुड्स का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। साथ के साथ हमारी इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है वो उसका प्रमोशन स्टार्ट कर, जैसे तुम्हारा टूथपेस्ट, सोप, क्लॉथ, पेपर, इसका प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया के जो बिज़नेस थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है उस टाइम पे और लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना, अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाना। अब थोड़ा-सा आगे देखते हैं, जो मूवमेंट था ना बेटा, ये तुम्हारे अंग्रेज़ों की इकोनॉमी को थोड़ा-सा हिला के रख देता है। तो ये स्वदेशी तुम्हारा ये आइडिया था कि हमें क्या करना है बेटा, इंडिया जो है, इंडिया में इंडिया की ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। कल्चरल इम्पैक्ट देखने को देख लो क्या मिलता है, कल्चर में क्या इम्पैक्ट आता है इंडिया का, सोसाइटी में देख लिया तुमने, इकोनॉमी में देख लिया, कल्चर में क्या आता है। तो इंडिया के जो लोग थे ना बेटा, अपनी रिच कल्चर और हेरिटेज पे प्राइड लेने लगते हैं, गर्व लेने लगते हैं, कल्चर में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिया के इतिहास में, लिटरेचर में, आर्ट में, ट्रेडिशन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरीशचंद्र, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने वर्क से और नेशनल नेशन के सिंबल हमें देखने को मिलते हैं उस टाइम पे। कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, हमें वंदे मातरम सुनने को मिलता है और हमें 3 रंग का ट्राई कलर देखने को मिलता है। नेशनलिज्म हमें हमें एक कल्चरल आइडेंटिटी देता है, हमें कल्चर प्रोवाइड करता है नेशन का, बस ये चीज़ याद रखना। और कल्चर तुम्हारा एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है, नेशन को अवेक कर देगा। थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश रूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अंग्रेज़ों के शासन के ऊपर नेशनलिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पहले तो वरीड हो जाते हैं और तुम्हारे बहुत ऐसे-ऐसे कानून निकालते हैं जो कि तुम्हारे रोलैक एक्ट को क्या कर रहे थे, रिप्रेस कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हार्श मेथड ये लोग यूज़ करते थे, तुम्हारा अरेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हो गया, शूटिंग हो गया और कई बार अगर मैं बोलूँ कि ये लोग ब्रिटिशर्स को फ़ोर्स भी कर दे रहे थे कि वो कुछ रिफ़ॉर्म, कुछ चेंजेस लेके आए और तुम्हारी स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है जो, उसको दबाया ना जाए। इसलिए ये मूवमेंट तुम्हारा क्या करता है, ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा शुक कर देता है। इसलिए अब थोड़ा-सा एक बार इम्पोर्टेंट लीडर देख लो, राइट? सबसे पहले तुम्हारे आते हैं दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, याद रखना। और ये तुम्हारी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, मतलब कैसे अंग्रेज इंडिया का सारा पैसा लेके जा रहे हैं, राइट? और स्वराज की डिमांड भी करते हैं। तो ये किताब लिखते हैं जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है? और उसमें ये बताते हैं कि कैसे अंग्रेज हमारी यहाँ की जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ये तुम्हारा स्लोगन देते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये याद रखना। ये भी तुम्हारे फ्रीडम फाइटर। लाला लाजपत राय, ये तुम्हारे पंजाब के लीडर थे और वर्क करते हैं नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी मूवमेंट के लिए। फिर तुम्हारे अगले जो आते हैं बेटा, उनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। ये भी तुम्हारे स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये तुम्हारे मॉडरेट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, हल्के-फुल्के मेथड में, है ना? मतलब मॉडरेट तरीके के मेथड्स में भरोसा रखा करते थे सोशल रिफॉर्म लाने के लिए। महात्मा गांधी जी, ठीक है? हमारे देश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ आवर नेशन, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, हू इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन? ये सत्याग्रह का आइडिया देते हैं और नॉन वायलेंस का आइडिया देते हैं। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है गांधी जी के लिए, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस एक बार देख लो, राइट? फिर तुम्हारा एक और आता है जवाहरलाल नेहरू, ये तुम्हारे यूथ को इंस्पायर करते हैं और बिलीव करते हैं तुम्हारे सोशलिज्म और मॉडर्न इंडिया में, राइट? फिर अगर ये देश के पहले पीएम भी थे इंडिपेंडेंट होने के बाद, सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूँ, ये तुम्हारा स्लोगन देते हैं, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। इंडिया की इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। थोड़ा-सा नेशनलिज्म का इम्पैक्ट देख लो, क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले लोग स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं नेशनलिज्म के कारण, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। ये लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनिटी आ जाती है इंडियंस के अंदर। सोसाइटी और कल्चर और इकोनॉमी में हमें चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक? और तुम्हारा जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो वीक हो जाता है और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है फाइनली। याद रखना, सैक्रिफाइस प्लस यूनिटी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इंडिया को देती है क्या? फ्रीडम।
अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल एक बार बता देता हूँ। ट्राई कलर फ्लैग हमारे इंडिया के झंडे को, फ्रीडम और यूनिटी को दिखाता है। वंदे मातरम हमारे एक नेशनल सॉन्ग है। चरखा सेल्फ रिलायंस का सिंबल है, याद रखना। सेल्फ रिलायंस मतलब हम लोग आत्मनिर्भर है, हम लोग अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं। अशोक चक्र तुम्हारा धर्म और प्रोग्रेस को दिखाता है, और जय हिंद तुम्हारे देश के प्रति रिस्पेक्ट को दिखाता है। ये तुम्हारे कुछ एनसीईआरटी के की फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। राइट, पॉज कर लो, मैं तुम्हें पीडीएफ हालांकि अभी भेज ही दूंगा। अब थोड़ा सा मास नेशनलिज्म की ओर देखते हैं। राइट, तो ये क्या था? होम रूल लीग मैंने अगेन आपको बता दिया है। ये तुम्हारे कौन स्टार्ट करते हैं? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। राइट, अब थोड़ा आगे रिपीट ही होगा, इसको थोड़ा और डेप्थ में बता रहा हूँ। जो मैंने पहले बताया था, ज्यादातर चीज तुम्हारी कवर हो गई है। इसका एम वही था, तो थोड़ा फास्ट रहूंगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में मिल जाए, और ये तुम्हारा मूवमेंट जो था ना, लोगों के बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आता है, और ये तुम्हारा ग्राउंड तैयार करता है एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी की तर्ज पे स्टार्ट होता है। फिर देखो रोलेट सत्याग्रह, तुम्हें समझ में आ गया। अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने रोलेट एक्ट नाम का एक काला कानून, ब्लैक कानून, एक ब्लैक लॉ पास किया था, जिससे गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी कि लोग को अरेस्ट कर सकते हैं बिना ट्रायल के। गांधी जी इस एक्ट को अपोज करते हैं, रोलेट सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं इनजस्टिस के खिलाफ। और तुम्हारे साथ के साथ क्या होता है, लोग हड़ताल वगैरह करते हैं, फास्ट वगैरह करते हैं, और इसलिए तुम्हें गांधी जी क्या दिखाई देते हैं? गांधी जी दिखाई देते सबसे पहले एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करते हुए। और ये एक्ट अपना रियल फेस तब दिखाता है जब लोग इसके खिलाफ स्टार्ट हो जाते हैं एक साथ होना। तो ब्रिटिशर्स का रियल फेस उनको दिख गया। अगेन जलियांवाला बाग मैसेकर मैंने तुम्हें बता दिया, 1919 में अप्रैल में जनरल डायर तुम्हारा क्या करता है, फायरिंग को ऑर्डर कर देता है अनार्म्ड पीपल के ऊपर जलियांवाला बाग अमृतसर में, जिसमें काफी 100 लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग किल हो जाते हैं। और ये पूरे देश को क्या करता है, शॉक कर देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड भी लौटा देते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से पूरा रिपीटेड है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी मैंने तुम्हें करा दिया है, खिलाफत मूवमेंट भी मैंने तुम्हें करा दिया है। साथ के साथ अब अगर तुम्हें बात बताऊं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने तुम्हें करा दिया है। ये एक बार देखना, तुम्हें नोट में फिर मिल जाएगा। अगेन पूरा वही है, बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा लैंग्वेज चेंज है। सारा मैंने पूरा वही लिखा हुआ है, हल्का डेप्थ में आ जाएगा। अच्छा, अब इंडिया में ना नेशनलिज्म को लेके भी लोग ग्रुप्स में बटे हुए थे। स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, है ना। तो अब मैं आपको बताऊं, तो इंडिया में भी तुम्हारे नेशनलिस्ट जो थे ना तुम्हारे, अगर तुमसे बोलूं तो तुम्हारे 3 टाइप के नेशनलिज्म थे, और तुम्हारा गांधी जी का एक नेशनलिज्म अलग था। तो 3 टाइप के तुम्हारे नेशनलिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। पहले तुम्हारे जो थे ना बेटा, वो थे मॉडरेट्स। कौन थे? मॉडरेट्स। अच्छा, ये कौन लीडर थे बेटा? ये तुम्हारे वो लीडर थे ना बेटा, जो तुम्हारे पीसफुल जो मेथड है, शांतिपूर्ण जो मेथड है, तुम्हारे रेवोल्यूशन वगैरह करने के, नेशनलिज्म के, उनमें भरोसा रखते थे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा डायलॉग कर दो, किससे बात कर लो। और ये चाहते थे ज्यादातर इंडियंस तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हो। ये डिमांड करते हैं सिविल राइट, और ये डिमांड करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म देखने को मिले। इसमें कौन कौन लीडर आते हैं? इसमें दादा भाई नरोजे आते हैं, इसमें आते हैं सुंदरनाथ बनर्जी, इसमें आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और ये बिलीव करते थे किसमें? ब्रिटिश जस्टिस में। मतलब ये अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा रखा करते थे, कहते थे बस थोड़ी हमें पावर दे दो ताकि हम खुद के ऊपर रूल कर ले। तो ये पिटीशन के ऊपर, प्रेयर के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर भरोसा रखा करते थे। ये वॉयलेंट वॉयलेंट नहीं होते थे, बहुत शांत तरीके से अपनी बात मनवाने की डिमांड किया करते थे। राइट, फिर तुम्हारे जो अगले टाइप के नेशनलिस्ट हुआ करते थे, अगले टाइप के तुम्हारे देशभक्त हुआ करते थे, वो तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। इसमें तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जिन्हें हम कहते हैं, वो आया करते थे। ये तुम्हारे नए ग्रुप थे लीडर्स के, जो कि मानते थे स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट एक्शन में, कहते सीधा एक्शन लो। और ये चाहते थे तुम्हारा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वराज मिले। ठीक है, हमें अंग्रेजों के अंडर नहीं रहना है। जैसे कि मॉडरेट कहते हैं अंग्रेज रह लें कोई बात नहीं, थोड़ा हमें राइट्स दे दो। और ये तुम्हारे मेथड क्या यूज करते हैं? बॉयकॉट करते हैं ना, बहिष्कार करते हैं, मतलब चीजें अपनाते ही नहीं। जैसे तुम्हारी स्वदेशी चीजें अपनाते हैं, बस नेशनल एजुकेशन वगैरह जो था उसकी ओर ध्यान देने की बात करते हैं, और रेजिस्ट करते हैं इनको पैसिवली। फिर तुम्हारे काफी सारे लीडर जो तुम्हें बता रही लाल बाल तो देखने को मिलते हैं। इसमें से एक तुम्हारे जो तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक है, वो ये बोल भी देते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज, फ्रीडम जो है ना, मेरा बर्थ राइट है, और मुझे ये होना ही चाहिए। अपने ऊपर खुद रूल करने का राइट मेरा जन्म से है, और मेरे पास ये होगा ही। ठीक है, अब रेवोल्यूशनरी, ये तुम्हारे भगत जी जो हो गए, भगत सिंह जी जो हो गए, ठीक है, वो वाला है। तो कई तुम्हारे यंग इंडियंस जो थे उस समय के जवान, जो तुम्हारे युवक हुआ करते थे, आर्म्ड स्ट्रगल, वो मानते थे अंग्रेजों को हटाना है तो हथियार उठाना पड़ेगा। आर्म्ड का मतलब वही हुआ। तो ये तुम्हारे इंस्पायर होते हैं काफी सारी स्टोरी से, फ्रीडम फाइटर्स की और रेवोल्यूशनरी की। पूरे वर्ल्ड में जो रेवोल्यूशनरी हुआ करते हैं, जिन्होंने हथियार उठाए किसी को भगाने के लिए, तो ये सीक्रेट सोसाइटी मतलब ऐसे ग्रुप बनाते हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट को, सरकार को नहीं पता होता, अंग्रेजों को नहीं पता था, और चुपचाप अपने काम को अंजाम दिया करते थे। और ये तुम्हारे वायलेंस को यूज करते हैं फ्रीडम को अचीव करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें तुम्हें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल। ये बिलीव करते थे कि फ्रीडम तुम्हारे बिना सैक्रिफाइस के अचीव नहीं हो सकती है। फिर गांधी जी का नेशनलिज्म क्या था? तो महात्मा गांधी तुम्हारा फ्रीडम स्ट्रगल को नया डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आ जाओ सत्याग्रह के ऊपर, तुम्हारा यहाँ सत्याग्रह बन रहा है। तो गांधी जी का जो तुम्हारा एक फीचर था, वो तुम्हारा ट्रुथ, सत्य और नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर बेस्ड था। ठीक है? गांधी जी सत्याग्रह क्या कहते हैं? सत्याग्रह का आइडिया ही गांधी जी का ये था कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हम ट्रुथ बोल रहे हैं और अगर हमारे मेथड परसुएसिव है, ठीक है? अगर हम क्या लगातार सच बोल रहे हैं, हमारी बात में दम है ना? इफ वी आर रियल, ठीक है? और हम नॉन वायलेंट मेथड से भी अगर अपनी बात को रख रहे हैं, तो इंसान सामने वाला हमारी बात मान ही जाएगा। बस वो ये कहते थे, राइट? अब देखो, तो तुम्हारा इसका एक मेन फीचर था मास पार्टिसिपेशन, मतलब ज्यादातर अमाउंट में पार्टिसिपेट करना। और तुम्हें जो 3 गांधी जी के मेन सत्याग्रह देखने को मिलते हैं, याद रखना गांधी जी ने अपनी लाइफ में 3 मेन सत्याग्रह करे तुम्हारे, ठीक है? गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या होता है? चंपारण बिहार, दूसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात और तीसरा तुम्हारा अहमदाबाद गुजरात। ये तीनों मैं तुम्हें लाइन से बता रहा हूँ। तुम्हारा सबसे पहला चंपारण में देखने को मिलता है, दूसरा तुम्हें सत्याग्रह देखने को मिलता है खेड़ा में, तीसरा तुम्हें देखने को मिलता है अहमदाबाद में। फिर अगला जो गांधी जी ने किया था वो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी हमेशा यूनिटी की बात करते थे, सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, विलेज और इंडस्ट्रीज की बात करते थे और कम्युनिटी में हार्मनी रहे इसकी बात करते थे। गांधी जी के वेपन थे तुम्हारे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और मास मोबिलाइजेशन। थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना, ये टेबल में मैंने तुम्हें पूरा बताया, ये टेबल पढ़ लोगे तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा और मैं तुम्हें पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? कुछ और इंपॉर्टेंट डेट वगैरह दी है कि कौन सी आइडियोलॉजी कब बनती है, ये एक बार ढंग से कौन सा मूवमेंट कब होता है, मैंने अगेन तुम्हें बता दिया है ये चीज़। ठीक है? ये तुम्हारे की आइडियाज़ है, जो यूनिटी है, यूनिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये चीज़ है। और ये माइंड मैप के जरिए तुम देख सकते हो। अगर डिफरेंट स्टैंड ऑफ नेशनलिज्म में क्वेश्चन आ जाए तो ये माइंड मैप बना देना, राइट? थोड़ा सा हल्का सा ये सोर्स बेस्ड जो तुम्हारी रिवीजन की पॉइंट है, तो इसमें ये याद रखना कि कौन सा अखबार, ये तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए। केसरी कौन लिखा था? युगांतर, दर्पण, वंदे मातरम, ये तुम्हारे नेशनलिस्ट आइडियाज को तुम्हारा स्प्रेड करने का काम करते हैं। सॉन्ग्स देख लेना एक बार किसने क्या लिखा हुआ था ये। ठीक है? अब थोड़ा सा एक बार ये करते हैं। अच्छा, मेरा तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि भारत माता का जो पोर्ट्रेट था, जो भारत माता की इमेज थी सबसे पहली, वो किसने बनाई थी? ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए आज का मेरा क्वेश्चन है। इसको ढंग से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक? और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो थॉरोली देखी है। कि भारत माता का पोर्ट्रेट किसने बनाया था? अगर याद नहीं आ रहा है, गूगल करो, एनसीईआरटी की बुक खोलो और मुझे बताओ भारत माता का पोर्ट्रेट किसने बनाया था। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है बेटा, ये टाइमलाइन एक बार देख लेना। यहाँ पे जो तुम्हें एक चीज मैं बताना अभी बताया भी था, फिर से बता रहा हूँ। गांधी जी इंडिया में आते हैं 1915 में, याद रखना, इंडिया में 1915 में आते हैं और 1917 में अपना पहला सत्याग्रह, जो मैंने तुम्हें बताया, सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। 1918 में रोलेट एक्ट आता है। अच्छा, पहला सत्याग्रह गांधी जी चंपारण में करते हैं, उसके बाद फिर 1918 में ही तुम्हारा खेड़ा में, फिर अहमदाबाद में, ऐसे करते हैं। 1919 में तुम्हारा रोलेट एक्ट आता है और जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। 20 से 22 में गांधी जी फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके खिलाफ अगेंस्ट कर देते हैं। ठीक है? 1927 में तुम्हें साइमन कमीशन देखने को मिलता है, सिविल डिसोबीडियंस में देखने को मिलता है, गांधी इरविन पैक्ट। ताकि सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लेना, कौन सा पैक्ट है, कहाँ पे है, क्या है। ठीक? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगेन मैं तुम्हें बता दूं, गांधी जी लॉन्च करते हैं 1920 में रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, खिलाफत इशू के अगेंस्ट, जहाँ पे ये कहते हैं लोगों से कि तुम बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को, स्कूल्स को और टाइटल्स को। ये प्रमोट करते हैं तुम्हारे नेशनल स्कूल्स वगैरह को, खादी को और स्वदेशी को। और तुम्हारा पहला मास मूवमेंट है जो इंडिया में देखने को मिलता है। अब इससे होता क्या है? इससे सबसे पहला काम ये होता है कि जो इंडिया थी ना, इंडिया के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाए, थोड़ा मजबूत हो जाती है यूनिटी इंडिया के अंदर। साथ के साथ लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि वो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करे, और ये ग्राउंड देता है, एक बुनियाद प्रोवाइड करता है आगे के फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए भी। ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगेन मैंने तुम्हें बता दिया है, यही सेम चीज रिपीट हो रही है। गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, कैसे करते हैं, क्या इम्पैक्ट तुम्हें देखने को मिलता है, राइट? कि लोगों के अंदर से जो फियर था, डर था, वो खत्म हो जाता है। गांधी जी क्या करते हैं? अनजस्ट लॉस को अपील करते हैं लोगों से कि अब इसे डिसोबे करो, इसे तोड़ दो। गांधी जी सॉल्ट बनाते हैं दांडी में, मैंने बता दिया 1930 में बनाते हैं। और साथ के साथ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स वगैरह को लोग बॉयकॉट करना शुरू करते हैं। कई लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है टाउन्स वगैरह में, ये याद रखना। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने अगेन तुम्हें बता दिया है, ये भी हो चुका है तुम्हारा। फिर सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स में थोड़ा सा बता दूं, तो
कई सारे रिफॉर्मर्स तुम्हारे ट्राई करते हैं कि सोशल इवल्स वगैरह को, तो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म में अगर तुम्हें बताऊं, कई सारे लीडर्स ये भी ट्राई करते हैं कि तुम्हारे जो सोशल इवल्स वगैरह है ना बेटा, उनको थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करते हैं लोग, और एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसी में से तुम्हारे एक लीडर थे, इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जो तुम्हारे राजा राम मोहन रॉय थे ना, सती नाम की एक प्रैक्टिस थी, जहाँ पे जो विडो हुआ करती थी, जिनका पति मर जाया करता था, उनको जला दिया करते चिता पे। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय इसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, तो ये याद रखना, और एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। अगले तुम्हारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे विडो रीमैरिज, जो तुम्हारी विधवा जो महिलाएं हुआ करती थी, उनकी रीमैरिज, उनकी पुनर्शादी का प्रमोट करते हैं, और वुमेन की एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, याद रखना। फिर अगला तुम्हारा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि बैक टू द वेदास, मतलब वापस कहते हैं कि हम वेदों वगैरह को एक बार पढ़ते हैं, वेदों की ओर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारे जो तुम्हारे सोशल और कल्चरल रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें ये तीनों देखने को मिलते हैं, यही लोग क्या करते हैं, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ओर इंडिया को अग्रसर करते हैं। तो ये रिफॉर्म तुम्हारे बेस थे नेशनलिज्म के। सो सॉरी बेटा। फिर तुम्हारा अगला मैं जब आता हूँ, तो अगला मैं तुम्हें वुमेन का जरा एक बार रोल बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि वुमेन का रोल बताओ नेशनल मूवमेंट में क्या था। तो वुमेन्स भी तुम्हारी हर मेजर मूवमेंट में पार्ट लेती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन लीडर थी, तो इसमें तुम्हारी एक लीडर थी सरोजिनी नायडू, याद रखना, वुमेन लीडर। एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय एक लीडर थी, अरुणा आसिफ अली एक लीडर थी, उषा मेहता एक लीडर थी। और ये तुम्हारी ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, बॉयकॉट वगैरह, सत्याग्रह वगैरह, और ये तुम्हारे ब्रोक कर देते हैं सारे सोशल बैरियर्स वगैरह को, और शोल्डर से शोल्डर मिला के क्या करते हैं, मैन के साथ खड़े होते हैं। साथ के साथ ये बेटा बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और करेजियस थे। इसीलिए अभी ये लिख भी देना नीचे, व्हेन वुमेन राइज द नेशन फ्लाइज हाई, जब औरतें आगे बढ़ती हैं, जब औरतें उठती हैं, तभी नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। तो एग्जाम पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली हेडिंग, वुमेन का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये अभी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनलिज्म का तुम्हें। इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म पूछा जाए, तो सबसे पहले इम्पैक्ट तो ये है कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है देशभक्ति के कारण, इंडियंस की यूनिटी डेवलप हो जाती है, इंडियंस को लगता है कि हम एक हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो जाती है। सोशल और इकोनॉमिक तुम्हें डेवलपमेंट पॉसिबल देखने को मिलता है, और लोग अपने नेशन के प्रति प्राइड ले लेते हैं, अपने नेशन को लेकर थोड़ा प्राइडफुल हो जाते हैं। राइट, तो ये याद रखना। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया की जर्नी टू फ्रीडम, ये तो हो गया है ना। साथ के साथ अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट का क्या रोल था, या यूथ का क्या रोल था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेशनल मूवमेंट में। तो स्टूडेंट भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल मूवमेंट में। सबसे पहले तो बेटा ये लोग बॉयकॉट करते हैं तुम्हारे स्कूल्स और कॉलेजेस को, जो अंग्रेजों के थे उस टाइम पे। राइट, साथ के साथ स्टूडेंट जो थे बेटा क्या करते हैं, नेशनल कॉलेजेस, मतलब जो इंडिया के इंडियंस के जो कॉलेजेस वगैरह थे, स्कूल्स वगैरह थे, उनको स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। ये पार्टिसिपेट करते हैं उस समय पे आपके प्रोटेस्ट वगैरह में, मार्चेस में, पिकेटिंग में। राइट, काफी तुम्हारे यंग लीडर जैसे कि भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये तुम्हारे यूथ के जो लीडर थे उस समय पे क्या करते थे, देश की आजादी के लिए अपना सेक्रीफाइस तक देते थे। और यूथ नए नए आइडियाज को इंस्पायर करता है इंडिया में लिटरेचर वगैरह के थ्रू। तो यूथ तुम्हारे नेशन के उस समय पे एनर्जी हुआ करते थे। वुमेन का रोल मैंने तुम्हें अगेन बता दिया। फिर वुमेन के रोल में थोड़े और पॉइंट याद कर लो, अपने घरों से बाहर निकलती है और मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं, साथ प्रोटेस्ट वगैरह में ज्वाइन करती है। लीडर्स के नाम याद रखना, को सरोजनी नायडू नाम, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, ये नाम याद रखना। ये लाठी चार्ज वगैरह तक फेस करती है, जेल तक जाती है वुमेन। इनका जो पार्टिसिपेशन था, ये नया स्ट्रेंथ देते हैं मूवमेंट को, क्योंकि अब ज्यादा लोग मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, वुमेन के जुड़ते हैं। राइट, तो वुमेन दिखाती हैं कि कैसे वुमेन भी नेशन बिल्डिंग में मेंस की पार्टनर है। फिर अच्छा, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तुम्हारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है कि अलग अलग ग्रुपों का, अलग अलग गुटों का क्या रोल था। थोड़ा मैंने तुम्हें लीडर्स का रोल बता दिया है। तुम्हारा ये जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा अभी तक, ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि इंडिया के नेशनलिज्म में कैसे अलग-अलग सेक्शंस का, ये लॉन्ग आंसर में आता है, हाउ डिफरेंट सेक्शंस प्ले डिफरेंट रोल इन नेशनलिज्म इन इंडिया। तो तुम्हारा स्टूडेंट और यूथ का रोल बता दिया, वुमेन का रोल बता दिया। फिर तुम्हारा एक रोल आता है वर्कर्स और पीजेंट का। तो वर्कर्स और पीजेंट क्या रोल प्ले करते हैं, याद रखना, एग्जाम में ये आंसर क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसे लिखोगे। तो वर्कर और पीजेंट तुम्हारे लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट में, ये स्ट्राइक वगैरह पे जाते हैं, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देते हैं उस टाइम पे, और टैक्स पे करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा खेड़ा का जो सत्याग्रह था, बरदोली में तुम्हारा एक सत्याग्रह, चंपारण में तुम्हारा सत्याग्रह था। ठीक है, ये तुम्हारा इसी का एग्जाम्पल थे। पीजेंट तुम्हारे
तुम्हारे अनफेयर पीजेंट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा अनफेयर टैक्स वगैरह लगाते थे लैंडलॉर्ड, तो उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और पीजेंट का जो पार्टिसिपेशन था ये स्ट्रगल को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, और कहा जाता है कि पीजेंट्स ही तुम्हारी बैकबोन थे उस समय पे मूवमेंट की। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या रोल था ये देख लो। ट्राइबल कम्युनिटीज़ तुम्हारे इस स्ट्रगल को जॉइन करती है, और ये भी तुम्हारे अंग्रेज लोग जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, राइट। अच्छा, ट्राइब वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, और अंग्रेजों ने ना जंगलों का बुरा हाल कर दिया, जंगल वगैरह काट रहे थे। तो जंगलों का जो एक्सप्लॉइटेशन, जंगलों को जो खराब कर रहे थे ना, उसके अगेंस्ट में थे, और जंगलों में लॉ भी बना दिया था अंग्रेजों ने कि जो ट्राइबल पीपल है वो लोग नहीं जाएंगे। ये मूवमेंट के साथ साथ तुम्हें संथल जो एक ट्राइब हुआ करती थी, ठीक है, संथल लोग रिवॉल्ट करते हैं, बिरसा मुंडा, ठीक है, ये याद रखना संथल का था, संथल ट्राइब का था बिरसा मुंडा, याद रखना बिरसा मुंडा तुम्हारा एक ट्राइबल लीडर था, वो भी इसके अगेंस्ट में था, और उनके अंदर एक डीप सेंस ऑफ फ्रीडम और जस्टिस था। ये स्ट्रगल नेशन के पूरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, और उनकी लैंड, फॉरेस्ट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद करते हैं। तो तुम्हारे 4 लोगों का रोल बता दिया, डिफरेंट सेक्शन से ज़रूर पूछेंगे, 4 का रोल बता दिया, याद रखना, ठीक है। फिर तुम्हारा साथ के साथ वही तो इंडियन डाइवर्सिटी के ऊपर था, अलग-अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, अलग-अलग मेथड यूज़ करते थे, कुछ का वायलेंट मेथड था, कुछ का नॉन वायलेंट मेथड था, लीडर अलग-अलग रीजन से आते थे, और एक लॉन्ग और कंटीन्यूअस स्ट्रगल था, जहाँ पे गोल था तुम्हारा फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी, ठीक है। अब चलो कुछ तुम्हें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मेन फीचर्स कई बार तुमसे पूछ लेते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तुमसे अक्सर पूछा जाता है, इसको ढंग से देखना। वुमेन क्या रोल प्ले करती थी, मैंने तुम्हें अगेन नाम बताया क्या रोल प्ले करती थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तो बार-बार तुमसे क्वेश्चन आएगा बार-बार। क्विट इंडिया मूवमेंट में तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? ये तुम्हारे लिए बोनस है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर तुम्हारा एक चीज़ और निकल के आता है, अलग-अलग स्ट्रैंड्स क्या आते हैं नेशनलिज्म के अंदर। मैंने तुम्हें अलग-अलग स्ट्रैंड्स बताए ना अभी नेशनलिज्म के अंदर, रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, तुम्हारे मॉडरेट्स हो गए, मैंने बताया था वो तुम्हारे स्ट्रैंड्स थे। नेशनलिज्म का आइडिया कैसे इंडिया के अंदर डेवलप होता है। फिर अलग-अलग सोशल ग्रुप्स का क्या रोल था नेशनलिज्म के अंदर। अलग-अलग सोशल ग्रुप में तुम्हारे पीजेंट आ गए, वुमेन आ गई, स्टूडेंट आ गए, ये मैंने अभी तो बताया था तुम्हें, वही है उसमें, ठीक है। और नेशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है इंडिया की सोसाइटी में, यूनिटी वगैरह आ जाती है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ये सारा तुम लिखोगे, राइट। तो ये याद रखना, ये कुछ और तुम्हारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड और डेट हैं, और ये तुम्हारे कुछ रिवीजन पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा-सा लेगेसी बता देता हूँ कि हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है नेशनलिज्म का, राइट? तो इंडिया तुम्हारा सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, पॉलिटिकल लेगेसी हमें देखने को मिलती है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में चेंज आता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। दूसरा, लोगों को राइट टू वोट वगैरह मिलता है हमारे देश में। आज के में संविधान है जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जो अंग्रेज नहीं देते। हमारे देश का स्ट्रक्चर फेडरल है, मतलब पावर शेयर होती है, किसी एक के पास सारी पावर नहीं है। हम सेक्युलर कंट्री हैं, हमारे देश में सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं, और हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ऐसे प्रिंसिपल पे भरोसा रखते हैं। सोशल लेगेसी क्या है, सोसाइटी में अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं, सोसाइटी में डिवीजन कम हो गए हैं, अनटचेबिलिटी ऐसी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, और वुमेन भी बेटा अब क्या अपने घरों से बाहर आके पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, हम ये भी देखेंगे कि नए सोशल वैल्यूज़ जो कि तुम्हारी इक्वालिटी की है, यूनिटी की है, ब्रदरहुड की है, वो डेवलप हो रही हैं, और ये इंस्पायर कर रही हैं लोगों को काफ़ी सारे मूवमेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है? इकोनॉमिक क्या लेगेसी देखने को मिलती है, स्वदेशी मूवमेंट तुम्हारा प्रमोट करता है यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स एंड इंडस्ट्री, तो इंडिया के गुड्स और इंडस्ट्रीज़ के यूज़ को प्रमोट करता है, और लोगों को रियलाइज़ होता है जो इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे इकोनॉमिक और सेल्फ रिलायंस की, और बॉयकॉट तुम्हारा फॉरेन गुड्स का एनकरेज करता है, जो इंडिया के स्मॉल इकोनॉमिक लेगेसी है। इंडिया की जो स्मॉल स्केल की तुम्हारी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह है ना, उसको थोड़ा-सा ये क्या करता है, और ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो तुम्हारे प्लानिंग और डेवलपमेंट के भी आइडियाज़ आ जाते हैं उस टाइम पे तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद, और पॉवर्टी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है उस टाइम पे। अब तुम्हारा एक और चीज़ देखने को मिलती है, कल्चरल लेगेसी क्या देखने को मिलती है। तो नेशनलिज्म जो उस टाइम पे था ना, इंडियंस की जो प्राइड वगैरह थी, जो रिच कल्चर था, हेरिटेज वगैरह था, उसको रिवाइव करने का काम करता है उस समय पे। हमारा कल्चर फिर से आ जाता है। हमारी जो लिटरेचर थी, जो हमने लिखा था, हमारा आर्ट, म्यूजिक, ट्रेडिशन, वो समय बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। हमारे नेशन का सिंबल, फ्लैग, हमारा जो ट्राई कलर है ना? हमारे देश का फ्लैग हमें मिलता है, हमारे देश का एंथम हमें मिलता है, स्लोगन मिलता है। नेशनलिज्म के कारण सारा ये होता है, ठीक है? फिर लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है। हम लोग और हर कल्चर की रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं, याद रखना। और आज की डेट तक हमें ये इंस्पायर कर रहा है। बस तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मैं ये लेगेसी जो तुम्हें बता के गया हूँ कि अगर तुमसे इम्पैक्ट कभी कोई नेशनलिज्म का पूछ ले तो तुम ये लिखोगे, पॉलिटिक्स में हमें क्या इम्पैक्ट देखने को, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कल्चरल क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट जो शायद मुझसे मिस हो गया है। तुम्हें ये बता दूँ कि तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो मैं तुम्हें बता दूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को होता क्या है आखिर में? तुम कहोगे सर इतना बड़ा मूवमेंट था, है ना? सारे लोग एक साथ हो गए, तो असल में होता ये है कि बेटा गांधी जी ने हमेशा ये कहा था कि मूवमेंट पीसफुल होना चाहिए। बट होता ये है कि तुम्हारा
किसी बात को लेके चौरी चौरा जो कि एक जगह है गोरखपुर में यूपी में आज की डेट में, तो चौरी चौरा में जो तुम्हारा देशभक्ति का ये जो मूवमेंट हो रहा था, ठीक है? जो तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, इसमें होता ये है कि अंग्रेज़ों की और जो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में जो अंग्रेज़ वगैरह थे, पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह थे और तुम्हारे साथ के साथ जो तुम्हारे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो पीसफुल लोग थे, उनकी भिड़ंत हो जाती है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। ये काफ़ी खून-खराबा होता है। तो गांधी जी जब ये वॉयलेंस को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा मूवमेंट जो मैं पीस के ऊपर बना रहा था, वहाँ पीस तो दिखाई दे नहीं रही है, इसलिए गांधी जी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपका ये जो चैप्टर है, उसको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। आई होप ये जो रिपीटेड क्वेश्चन्स वगैरह से तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तुम इसको देखोगे एक बार थॉरोली। इसके बाहर इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं बनता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे बताना, कुछ अगर फीडबैक वगैरह है और साथ के साथ एक काम और करेंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको मैप रिवीजन की भी एक जो मैप वगैरह होता है ना, मैप वर्क की भी एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। उसके लिए बस आप एक कमेंट कर दो एक बार मैप, ठीक है? तो मैप कमेंट अगर आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा बेटा